हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विला अकेडमी। सो आज जो इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बहुत ज़्यादा इसको लेंथी नहीं खींचूंगा। 2025 के लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं जिससे आप बहुत इजी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे और न्यूमेरिकल्स खासकर आप इसके सॉल्व कर पाओगे। तो एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती है, बहुत लंबी डेफिनेशंस वगैरह मैं इसमें नहीं खींचूंगा। अपार्ट फ्रॉम अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो जनरली एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, तो देखो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इस इकोनॉमी में टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोडक्शंस हो रही हैं एट अ गिवन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो प्लान्ड है। तो एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या है, हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस मीन्स कंजम्पशन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, दैट इज द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये आपके क्या है एग्रीगेट डिमांड 4 सेक्टर्स में। बट आपको 4 सेक्टर्स में पढ़ने नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर्स में पढ़ने हैं। कौन कौन से? AD इक्वल्स टू C प्लस I, दैट इज द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होती है, तो देखो कंजम्पशन ओवरऑल जितने भी इस इकोनॉमी में, इस कंट्री में जितने भी कंज्यूमर है वो उनका टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या एक्सपेंडिचर है वो कंजम्पशन पे आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट पे किसका आ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट पे अगर हम बात करें तो जितने भी प्राइवेट फर्म हैं जो किस पे करते हैं, आपके गवर्नमेंट जो प्राइवेट फर्म है वो जो कैपिटल गुड्स पे जितनी भी उनकी एक्सपेंडिचर है वो उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे आ जाएंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो AD जो है वो C प्लस I होती है। मैं शेड्यूल तो नहीं बट डायरेक्टली आपको एक ग्राफ लेकर के आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि किस तरीके से होंगे। देखो हम अपने कन्वीनियंट के लिए, हम इको पढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट लेकर के चल रहे हैं, एजम्पशंस लेकर चल रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट अगर कांस्टेंट है तो ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर हम y को डिपेंड कर रहे हैं, हम एग्रीगेट डिमांड को डिनोट करेंगे। अब अगर हम बात करें कि कंजम्पशन की, तो देखो सॉरी इन्वेस्टमेंट की, तो देखो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल होगा आपका एक्स एक्सिस से। ये है हमारा इन्वेस्टमेंट। क्यों पैरेलल है स्ट्रेट एक्सिस से? बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो है एट एवरी लेवल ऑफ इनकम क्या है आपके, ये कांस्टेंट है, हमने अजम्पशंस ली हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंजम्पशन क्या होगा, तो देखो कंजम्पशन कर्व जो है हमारा C जो है वो हमारा इस तरीके से है, दैट इज द कंजम्पशन कर्व है हमारा। ये क्या है कंजम्पशन कर्व। ये कॉमन सी बात है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन हमारा बढ़ते ही चला जाएगा। बट सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जब हमारी इनकम लेवल 0 थी उस वक्त भी हमारा कंजम्पशन जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। नाउ क्वेश्चन है कि क्यों? बिकॉज देखो एक इंसान को सरवाइव करने के लिए बेसिक नेसेसिटी जो चाहिए, चाहे उसकी इनकम हो या ना हो, अगर इनकम 0 भी है स्टिल वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए वो कंज्यूम तो करेगा। तो इवन एट इनकम 0 लेवल पर भी उसकी कंजम्पशन है, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम AD को अगर इस पे प्लॉट करें तो AD की कर्व क्या होगी, हमेशा C से ऊपर की तरफ रहेंगे। तो ये हो गया हमारा AD, दैट इज द C प्लस I, ठीक है ना। देखो कंजम्पशन जब इनकम 0 लेवल पर भी जब हमारा पॉजिटिव कंजम्पशन होती है तो हमारा ये क्या कहलाता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाता है। क्यों होता है वो आपको समझ में आ गया क्यों? क्योंकि एक इंसान को बेसिक नेसेसिटी फुलफिल करने के लिए उसकी अगर इनकम लेवल 0 भी हो तो भी उसे कुछ ना कुछ तो क्या चाहिए, उनकी कंजम्पशन तो होगी। अब अगर हम इस पूरे ग्राफ से बात करें, देखो इन्वेस्टमेंट का पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अबव द ओरिजिन, व्हाई? बिकॉज कंजम्पशन इज पॉजिटिव इवन एट इनकम लेवल इज 0। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि AD का, तो AD कर्व जो है वो अबव होगा AC से, व्हाई? बिकॉज AD इज द सम ऑफ C प्लस I।
नेक्स्ट एडी जो है वो सी के साथ में क्या होंगे, आपके पैरेलल होंगे। क्यों होंगे पैरेलल? बिकॉज इनके बीच में जो गैप है, ये गैप कौन फिल कर रहा? इन्वेस्टमेंट फिल कर रहा, और इन्वेस्टमेंट जो है एट एवरी लेवल ऑफ इनकम पे क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो ये दो क्या हो जाएंगे आपके? पैरेलल हो जाएंगे। ये हमने देखा एग्रीगेट डिमांड, समझ में आ गई। अब हम देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है ना। ये हमारी हो गई एग्रीगेट डिमांड, हो गया एग्रीगेट डिमांड एंड रेट कॉन्सेप्ट। अब हम देखें कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है अगर हम देखें तो देखो, इस फॉर्म में, इस कंट्री में जितने भी एग्रीगेट सप्लाई होगा वो क्या होगा? कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग। जितनी भी आप कंज्यूम कर रहे हो और जितनी भी आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, वो एग्रीगेट सप्लाई हो जाएंगे। क्या है? अगर डेफिनेशन तो बुक में ऑलरेडी आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। एग्रीगेट सप्लाई टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो जितने भी फर्म है जो प्लान कर रही है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे क्या करेगी, वो प्रोडक्शन करेगी। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें तो एज यू ऑलरेडी नो कि इनकम भी क्या होता है हमारा? कंजम्पशन प्लस सेविंग। आप अपनी सारे इनकम को करोगे क्या? या तो कंज्यूम कर जाओगे या तो सेव कर जाओगे। तो ये टोटल आपकी क्या हो गई? वाई हो गई। अब इन दोनों को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें दिखेगा एस इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। मतलब एग्रीगेट सप्लाई हो जाए या फिर हमारी नेशनल इनकम हो जाए, वो क्या है? सी प्लस एस होता है। क्लियर? अब अगर इसकी ग्राफ की अगर हम बात करें तो देखो, इस तरीके से जब ग्राफ आप बनाओगे, ठीक है, तो जब आप ग्राफ बनाओगे, ये हमारी नेशनल इनकम है, ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया। जब आप ग्राफ बनाओगे तो एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम हमारा क्या है? इक्वल है। तो हमारा जो है ये इस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगा, या फिर हम इसे वाई भी कह सकते हैं, जो कि हमारा नेशनल इनकम है। ये कितना एंगल फॉर्म करेगा? 45 डिग्री फॉर्म करेगी। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई हो गया। फाइन। अगर हमारा एग्रीगेट सप्लाई हो गई तो ये हमारा हो गया आपका इसके कर्व के अकॉर्डिंग, दैट इज द यहाँ से फुल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड का ये कॉन्सेप्ट हो गया, दैट इज द सी प्लस आई। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इनकम जो है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग, दैट इज द वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई। अगर हम पॉइंट की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो नेशनल इनकम से इक्वल है, और एग्रीगेट सप्लाई देखो ये है, नेशनल इनकम ये है आपका, दोनों आपका मेक्स 90 डिग्री, दोनों अगर इक्वल है दैट मींस कितनी डिग्री फॉर्म करेगी? ये 45 और ये 45 डिग्री। तो ये एग्रीगेट सप्लाई हो गई और ये एग्रीगेट डिमांड हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसके जो आगे की पार्ट है, दैट इज द कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन देखो, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ये भी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो कंजम्पशन फंक्शन क्या होती है, तो देखो एक होता है आपका कंजम्पशन फंक्शन, एक होती है आपकी सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन, इसे हम कंजम्पशन फंक्शन को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेविंग फंक्शन को हम प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। ये होता क्या है, देखो कंजम्पशन जो है, कोई ही में भी फंक्शन लग जाए मतलब वो किसी के रिलेशन को दिखा रहा है। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, तो कंजम्पशन फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। सिंपल सी बात है, कंजम्पशन फंक्शन क्या है, तो कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। जो कंजम्पशन और इनकम के रिलेशन को एग्जिस्ट कर दे वो हमारा क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग फंक्शन की बात करें तो सेविंग फंक्शन जो है वो क्या होता है आपका फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। मतलब इनकम के साथ कंजम्पशन का कैसा रिलेशन है, वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया, दैट इज द कंजम्पशन फंक्शन। और इनकम के साथ सेविंग का क्या फंक्शन है, वो आपका हो गया सेविंग फंक्शन, दैट इज द प्रोपेंसिटी टू सेव। अब अगर हम बात करें कि इसकी ग्राफ कैसे होंगी या क्या चीजें कैसे होंगी, तो देखो प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम बनाना है तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर बनाने हैं नेशनल इनकम है, देखो कंजम्पशन है, आपको पता है कंजम्पशन कब इस तरीके से जा रही है। नेक्स्ट अगर बात करें नेशनल इनकम, तो आपको पता है ये इस तरीके से जा रही है। एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हो, नेशनल इनकम भी बोल सकते हो। ये वाली पॉइंट क्या हो गई आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, या फिर एक ऐसे पॉइंट हो गए जहाँ पे कंजम्पशन और नेशनल इनकम इक्वल हो रहे हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव में अगर हम आ जाएं तो देखो इस तरीके से हो जाएगी,
सेविंग कर्व जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा आपका, और ये आपका कंजम्पशन का कर्व हो गया, दैट इज द इन्वेस्टमेंट की हो गई। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींच रहा क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है, जो सबसे मेन चीज़ें पूछी जाती है वो क्या है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह की होती है, प्रोपेंसिटी टू सेव भी दो तरह की होती है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है आपका, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट अगर सेविंग में बात करें तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो ये एक सिर्फ शॉर्ट रिवीजन के तौर पर ये बनाए जा रहे हैं, ये एक्चुअल चैप्टर में बहुत आपका लेंदी है, मैं बस शॉर्ट में बना रहा हूँ, मेन पॉइंट्स के ऊपर बना रहा हूँ जो 2025 बोर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ये ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। जब आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, द इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन विद कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। फाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एपीएस क्या होती है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द सेविंग्स विद कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। एमपीएस में क्या हो जाएगा, तो देखो एम जो है मार्जिनल चेंज को दिखाता है, दैट मीन्स चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, और एमपीएस क्या हो जाएगी, चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन। समझ में आ गया, ये आपका एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एनपीएस है। अब दोनों का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते हैं कि है क्या चीजें। सबसे पहले हम एपीसी को जान लेते हैं कि एपीसी क्या है। देखो एपीसी होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकलता है, तो एपीसी निकलती है जो भी आपका कंजम्पशन है और जो भी आपकी इनकम है, इन दो को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकलेगा एपीसी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि एपीसी का वैल्यू कहाँ और कहाँ के बीच में लाई कर सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर कई बार बच्चे क्या होते हैं कि इसके जो रिलेशंस बुक्स में गिवन है ना उसको याद करने लगते हैं। देखो याद करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप एक कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आपको वैल्यूज बहुत इजीली डिपेक्ट कर जाएगा, यहीं पर ही आपको बस कॉमन सेंस यूज करनी है। चलो सबसे पहला हम कंडीशन देखते हैं। जस्ट मानते हैं कि आपको तो पता है कि अगर हमारा इनकम लेवल जीरो भी होना है, इनकम लेवल जीरो भी होगी फिर भी हमारा कंजम्पशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव होंगे। तो अगर हमारा इनकम लेवल मानो जीरो है और कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो है, 0/40 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड की तरह आ जाएगा किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से कर देंगे तो। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एपीसी जो है ऑब्वियसली हो सकता है कि कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा हो, तो देखो ध्यान से देखो एपीसी जो है उसका वैल्यू क्या होगा। देखो अगर कंजम्पशन जो है वो बड़ा है इनकम से, हो सकता है जैसे कि सपोज मानो कि मेरी इनकम जो है वो 0 रुपीज़ है या मेरी 10 रुपीज़ है, बट कंजम्पशन दैट इज द बेसिक नेसेसिटी 40 रुपीज़ है मेरी, ठीक है ना। तो इस केस में अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 40/100 आ गया ना, है कि नहीं। या फिर मेरी इनकम जो मैंने कहा था वो कितना कहा था, 10 कहा था, तो कितनी आ गई, 4 आ गया। तो एपीसी की वैल्यू क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। मतलब एपीसी का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा आराम से हो सकता है जब तक हमारा कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एपीसी जो है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मानो अगर हमारा कंजम्पशन जो है वो इनकम से छोटा है, तो जस्ट इट भी इमेजिन करते हैं कि हमारा कंजम्पशन 80 है और इनकम 100 है, तो कितना हो जाएगा, 0.80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको डिनोट कर रहा है आपका, कि कितना कंजम्पशन है बाय कितना इनकम है, ये इसको डिनोट कर रहा है एपीसी को, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप फार्मूला के बेसिस पर बहुत इजीली तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किसकी वैल्यू क्या डिपिक्ट करेंगे, किसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होंगी। अब हम अगर आ जाए एमपीसी में, तो देखो एमपीसी क्या होता है आपका, एमपीसी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी क्या है आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये क्या होती है ये समझ लेते हैं पहले एक बार। देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। कहने का मतलब कि आपने अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर दिया,
आपने अपनी बढ़ी हुई इनकम के कितने पार्ट को कंज्यूम कर लिया वो डिनोट करता है एमपीसी। जैसे कि जस्ट पे इमेजिन लेते हैं कि आपका इनकम जो है, आपका इनकम वो 100 रुपीज से चेंज हुआ है, दैट मीन्स 100 रुपीज से इंक्रीज हुई है, और आपने क्या किया, सारा का सारा पैसा को आपने कंज्यूम कर लिया, पूरा का पूरा क्या हो गया, 100 कर लिया। इस केस में क्या हो जाएगा, 100/100 दैट इज द 1। इट मीन्स कि एमपीसी का वैल्यू जो है वो 1 होगा। कब होंगे 1? व्हेन चेंज इन y इज इक्वल्स टू चेंज इन c। आपने अपने सारा का सारा बढ़ा हुआ पैसा को क्या किया, कंज्यूम कर लिया, तो एमपीसी 1 होंगी। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने अपनी बढ़ी हुई इनकम का कुछ भी पार्ट कंज्यूम नहीं किया, 0, ठीक है ना। तो इस केस में अगर हम प्लॉट करेंगे तो 0/100 दैट इज द 0। तो एमपीसी का वैल्यू जो है वो 0 होगा। कब? जब आपका चेंज इन इनकम जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा, या फिर आप कह सकते हो कि जब आपका चेंज इन कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाएगा, 0। जब आपका कंजम्पशन जो है वो चेंज इन कंजम्पशन वो 0 रहेंगे, मतलब आपने अपनी बढ़ी हुई इनकम का सारा पार्ट सेव कर दिया, आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया। इस केस में एमपीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब कॉमन सी बात अगर हम लगाएं तो देखिए क्या है, आप अपनी जितनी भी इनकम इंक्रीज हो रही है आप उसे क्या करोगे, या तो कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे, या तो कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे। ये कॉमन सी बात है। आपने जो भी आपकी चेंज इन इनकम होगी वो या तो चेंज इन सी होगी या तो चेंज इन एस होगी, मतलब आप अपनी इंक्रीज इन इनकम का या तो कंज्यूम कर जाओगे या तो सेव कर जाओगे। अगर आपने पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, इस केस में एमपीसी 1। अगर आपने पूरा का पूरा सेव कर लिया, इस केस में एमपीसी 0, और बाकी इसके बीच में ही लाई करेगा, मतलब एमपीसी जो है वो वैरी करेगा 0 और 1 के बीच में ही। देखो 0 से नीचे एमपीसी जा नहीं सकता, 1 से ऊपर आपका एमपीसी वैल्यू नहीं जा सकता। कॉमन सेंस भी अगर यूज करोगे तो भी समझ आ जाएंगे। देखो एमपीसी आपको पता है चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई। अगर आपका एमपीसी का वैल्यू 1 से बड़ा होना होगा तब इसका मतलब क्या है, जब चेंज इन सी इज ग्रेटर देन चेंज इन वाई होगा तभी आपका एमपीसी 1 होगा। बट ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकता ना। मानो आपकी इनकम 100 रुपीज से बढ़ी, आपने अपनी कंजम्पशन को 100 रुपीज से ज्यादा से बढ़ा दिया, दैट कांट बी पॉसिबल, वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट चीज है, अगर हम बात करें अगेन कि चेंज इन कंजम्पशन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका 0 तो हो सकते हैं। देखो जब चेंज इन कंजम्पशन 0 होगी तो एमपीसी आपका 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आपका चेंज इन कंजम्पशन 0 से भी नीचे चला जाए ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब कि चेंज इन सेविंग्स आपका अगर बढ़ा दिए जाए, मतलब 100 रुपीज की आपकी इनकम है, चेंज इन सेविंग इंक्रीमेंट हुई है 100 रुपीज से और सेविंग आपने 120 से चेंज कर दिया, दैट आल्सो कांट बी पॉसिबल। पूरे की पूरी बढ़ी इनकम को या तो आप कंज्यूम करोगे या तो सेव कर दोगे। पूरी की पूरी इंक्रीज इन इनकम को अगर आपने कंज्यूम किया तो किसी की वैल्यू 1, पूरी की पूरी बड़ी इनकम को अगर आपने सेव कर दिया मतलब कुछ भी यूज नहीं किया तो एमपीसी की वैल्यू 0। तो एमपीसी जो है वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एमपीसी जो पुअर का होता है ना वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयरिंग टू रिच। एमपीसी ऑफ पुअर दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द पुअर, एमपीसी ऑफ पुअर इज ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ रिच। देखो इसको ध्यान से समझो, हाँ क्यों होता है ऐसे। देखो पुअर एक ऐसी सिचुएशन पे होता है जब वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, लेकिन रिच एक ऐसे सिचुएशन पर होता है जिसने अपनी बेसिक नेसेसिटी को ऑलरेडी फुलफिल कर लिया है और उसके पास में सारी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल है और वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है। तो एमपीसी पुअर का ज्यादा क्यों हो जाएगा, रिच का ही कंपेयर करते हैं। जैसे मानते हैं यहाँ पर एक पुअर पीपल है, मानो जिसकी
इंक्रीज हो गई इनकम में, सपोज 100 रुपीज से क्या हुई, इसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हुई। तो देखो अब एक पुअर क्या करेगा, और यहाँ मानते हैं, सपोज यहाँ मानते हैं कि एक आपका रिच है जिसकी भी इनकम क्या हुई है आपकी 100 रुपीज से इंक्रीज हुई है। अभी कॉमन सेंस लगाओ, ये पुअर है, ये रिच है। पुअर अपने बढ़े हुए इनकम का ज्यादा पार्ट कंज्यूम करेगा या कम पार्ट कंज्यूम करेगा? तो देखो पुअर एक ऐसे सिनारियो, एक ऐसे सिचुएशन पर है जहां पे उसकी अपनी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल ही नहीं है, तो वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ी हुई इनकम को क्या कर जाएगा, कंज्यूम कर जाएगा। तो जस्ट इमेजिन, मानते हैं कि वो 80 रुपीज कंज्यूम कर गया। लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो रीच की, तो रीच क्या करेगा, ये ऑलरेडी आपकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल है, लग्जरियस लाइफ जी रहा है, तो ये अपनी इंक्रीज इन इनकम का ये हो सकता है कि सारा पार्ट वो कुछ भी कंज्यूम ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसा लाइफ जी रहा है जो कि क्या है, आपका एकदम लग्जरियस लाइफ है। लेकिन अगर उसे कंज्यूम करना भी है तो बढ़ी हुई इनकम का पूरा तो कंज्यूम नहीं करेगा, या ज्यादा पार्ट कंज्यूम नहीं करेगा, वो कुछ कम पार्ट ही कंज्यूम करेगा। दैट मींस मानते हैं कि वो 60 कंज्यूम कर रहा है। तो इस केस में जब एमपीसी निकालोगे तो 0.60 आएंगे, इस केस में जब आप एमपीसी निकालोगे तो 0.80 आएंगे। तो देखो एमपीसी जो पुअर का है वो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया ना एमपीसी रिच से। क्यों? बिकॉज पुअर पीपल एक ऐसे सिनारियो पे होता है जो अपनी बेसिक नेसेसिटी को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा अपनी इनकम से। तो जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज होगी, मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन इनकम का पार्ट को वो क्या करेगा, कंज्यूम कर जाएगा। बट रिच ऐसा नहीं करेगा, वो ऑलरेडी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर चुका है, तो वो क्या करेगा, अपनी बढ़ी हुई इनकम का बहुत कम पार्ट को कंज्यूम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बेसिक नेसेसिटी फुलफिल कर रखा है। सो एमपीसी जो पुअर का है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयरिंग टू एमपीसी ऑफ रिच का। ये याद रखने हैं, या तो क्वेश्चंस में आ सकती हैं या तो आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो अब है हमारा जो वो है हमारा एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो मैं सबकी ग्राफ्स बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आप बोलोगे ग्राफ बना के तो मैं एक का आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, या फिर अभी आपके पास में इतनी भी समय है नहीं जिसमें आप जाकर हर चीजें, मैं बस ये शॉर्ट नोट बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो, ताकि 2025 के बच्चे इसमें देखकर बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो एपीएस क्या होता है, जो भी सेविंग है बाय जो भी आपकी इनकम है उसको हम करेंगे एपीएस आ जाएगा, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव या फिर सेविंग फंक्शन कह सकते हो। देखो जितनी भी सेविंग है वो आपका क्या हो जाएगा, इनकम से डिवाइड कर दोगे, एपीएस निकल जाएंगे। देखो एपीएस जो है क्या आपका नेगेटिव हो सकता है, दैट मींस अगर हम नेगेटिव तो नहीं बात कर रहे, दैट मींस अगर हम बात करें कि एपीएस जो है वो 0 से नीचे हो सकता है, तो यस हो सकता है। कब हो सकते हैं, जब हमारा कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम होगा। देखो जब कंजम्पशन हमारा इनकम से बड़ा है, इस केस में सेविंग क्या बन जाएगा, हमारा नेगेटिव में आ जाएगी, और सेविंग जैसे ही नेगेटिव में है एपीएस की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, मतलब 0 से नीचे आ जाएगा आपका। क्लियर? तो 0 से नीचे भी आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एपीएस का वैल्यू जो है, एपीएस का वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि एपीएस का वैल्यू अगर हमें मोर देन 1 करना होगा, मोर देन 1 कब होगा, जब हमारा सेविंग इज ग्रेटर देन इनकम हो सकता है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकती है आपके कि सेविंग जो है वो आपका सेविंग्स जो है वो आपका क्या होगा, आपका ग्रेटर देन इनकम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने इनकम अर्न कर रहे हो तो कुछ पार्ट उसका आप क्या करोगे, कंज्यूम तो करोगे ही करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कंज्यूम ही ना किया हो बोल करके, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सारा का सारा इनकम को आप सेव करके बेसिक नेसेसिटी फुलफिल करने के लिए कुछ तो आप कंज्यूम करोगे। तो इस केस में आपका एपीएस का वैल्यू जो है 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। जब हमारा s बाई वाई हो जाएंगे तो भी 1 हो जाएगा, बट देखो ये भी ना पॉसिबल नहीं है, सारा का सारा सेविंग को आपने क्या किया, सेव का इनकम के साथ में इक्वल हो गया, दैट आल्सो कांट बी पॉसिबल। तो इस केस में 1 भी आपका एपीएस नहीं हो सकता है, ठीक है ना।
तो ये एपीएस हो गई। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एमपीएस का, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर बात करें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, चेंज इन एस बाई चेंज इन वाई। मतलब कितने से आपकी बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। वो किसको डिपेंड कर रहा, वो एमपीएस को डिपेंड कर रहा है। आपने अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट को क्या किया, सेव कर लिया। तो जस्ट इमेजिन करते, अगर आपने सारा का सारा इनकम को आपने सेव कर लिया तो इस केस में एमपीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा, बिकॉज चेंज इन एस बाई चेंज इन वाई। अगर ये दोनों सेम है तो 1 आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। मतलब आपने अपनी बढ़ी हुई इनकम का सारा पार्ट को क्या क्या सेव कर लिया, मतलब आपने कंज्यूम कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बेसिक नेसेसिटी लाइफ के साथ साथ लग्जरियस लाइफ भी जी रहे हो, मतलब रीच नहीं इसमें। लेकिन जब चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन चेंज इन सेविंग होगा, मतलब आपकी इनकम जो है वो आपका कुछ पार्ट आप सेव कर रहे हो उसका। जैसे कि मानो कि सेविंग्स जो है आपके वो हुए हैं 70 रुपीज और चेंज इन इनकम जो है वो 100 रुपीज हुई है, तो इस केस में 70 बाई 100 हो गई, दैट मीन्स 0.70 हो गया आपका, ठीक है ना। जो कि ज्यादातर जो है रीच का एमपीएस जो है वो 1 के बहुत क्लोजर होता है, पुअर का जो है वो 1 से बहुत ही नीचे होता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पार्ट को क्या करेगा, आपका कंज्यूम करेगा, सेव नहीं करेगा। लेकिन रीच जो है अपनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ी हुई इनकम का क्या करेगा, सेव कर जाएगा। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था आपका एबीसी एपीएस का और एमपीसी एमपीएस का। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, आपको पता है कि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है, और आपको पता है कि y जो है, ठीक है ना। अभी देखो आपको पता है इनकम कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, अगर हम y से डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, y बाई y, c बाई y, s बाई y। तो y बाई y 1 हो गया, c बाई y आपको पता है APC होती है, और s बाई y क्या होता है, APF। मतलब आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा प्लस करके 1 ही होगा, 1 से कम भी नहीं होगा, 1 से ज्यादा भी नहीं होगा, ठीक है ना। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मींस अगर APC का वैल्यू 0.70 है तो APS 0.30 हो जाएंगे। अगर APC की वैल्यू 0.20 है तो APS का 0.80 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर इनकम का आप 20% कंज्यूम कर रहे हो तो 80% सेव करोगे, 70% अगर कंज्यूम कर रहे हो तो 30% सेव करोगे। तो APC और APS प्लस करके 1 होते हैं। अगेन एक और कॉन्सेप्ट हम देखें तो हमें पता है कि चेंज इन इनकम होती है चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। इट मींस आप अपनी बढ़ी हुई इनकम का क्या करोगे, या तो कंज्यूम कर जाओगे या तो सेव कर जाओगे। अगेन इस साइड में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग कर रहे हैं बोथ साइड बाय चेंज इन y से, तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन y बाय चेंज इन y, चेंज इन c बाय चेंज इन y, चेंज इन s बाय चेंज इन y, ये 1 हो जाएंगे हमारा। चेंज इन c बाय चेंज इन y अगर हम बात करें तो हमारा MPC होता है, चेंज इन s बाय चेंज इन y बात करें तो हमारा APS होती है, जो कि आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इनको भी प्लस करके 1 होता है। मतलब आप अपनी बढ़ी हुई इनकम का पार्ट को क्या करोगे, या तो कंज्यूम करोगे या तो सेव कर जाओगे। अगर आपने अपनी इंक्रीज इन इनकम का 30% कंज्यूम कर रहे हो तो 70% सेव करोगे, ठीक है ना। 30% बोलने का ही मतलब हो गया 0.30, 70% मतलब 0.70, इजी वर्ड में समझ लो, ठीक है ना। तो APC प्लस APS 1 होती है और MPC प्लस MPS भी आपका क्या होता है, 1 होता है। क्लियर हो गई ये। अब जो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आते हैं खासकर न्यूमेरिकल्स में, वो है आपका कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। ये चीजें आपको ध्यान से जानने हैं, ठीक है ना। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन,
कंजम्पशन फंक्शन एंड दूसरा है सेविंग फंक्शन। देखो दोनों होता क्या है ध्यान से समझो। हाँ देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो टोटल कंजम्पशन है ना, वो दो कंजम्पशन होती है। जो भी आपका टोटल कंजम्पशन है वो दो होता है। एक होता है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, दूसरी होती है आपकी इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये ध्यान से समझो। हाँ देखो, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, एक ऐसी कंजम्पशन जब आपकी इनकम लेवल जीरो भी हो और उस वक्त में जो आपकी कंजम्पशन होती है उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होती है, अगर आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस केस में हम इसे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो आपका दोनों ही रहता, ऑटोनोमस भी रहता और इंड्यूस्ड भी रहते, और दोनों को प्लस करके आपको मिलता है सी। तो दोनों को प्लस करके सी मिला, मतलब जो कंजम्पशन है वो क्या आया, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन मतलब वाई बी, इस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब ये बी क्या है, तो देखो वेयर बी जो है वो एमपीसी को डिनोट कर रहा है। किसको, बी एमपीसी को, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर जा रहे हो वो इस पर डिपेंड करेगी। दैट इज तो वो इंड्यूस्ड कंजम्पशन होगा। ये तो ऑटोनोमस है, ये तो फिक्स्ड रहना है, इससे इससे इनकम का कोई लेना देना नहीं है, इससे इनकम का कोई लेना देना नहीं। ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए जो कंज्यूम कर रहे हो वो ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गई। और इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है जो क्या होता है, एक पर्सन की इनकम पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है उसका कंजम्पशन वैसे वैसे क्या होते हैं, उसके बढ़ते चले जाते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके कंजम्पशन होती है। सी जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। अब हम बात करें सेविंग्स का, तो सेविंग्स क्या हो जाता है, तो सेविंग्स हो जाता है नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी वाई। नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है। ठीक है, तो नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी वाई, ये क्या हो गया आपका सेविंग फंक्शन हो गए। अब ये 1 माइनस बी क्या को डिनोट कर रहा है, तो आपको पता है कि एम पी सी प्लस एम पी एस दोनों को प्लस करके 1 होता है। और आपको पता है कि अभी मैंने बताया बी जो है वो आपका एम पी सी हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो एम पी एस क्या है, 1 माइनस बी। तो 1 माइनस बी बोलने का मतलब क्या है आपका, ये है एमपीएस। ये क्या है, एमपीएस है। तो सेविंग फंक्शन में सेविंग्स जो है वो क्या होता, नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी जो है वो एमपीएस को डिनोट कर रहा है। तो ये हो गई आपकी सेविंग फंक्शंस। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप ये दोनों क्लियर अच्छे से हो तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत इजी सॉल्व कर सकते हो। बट इसके साथ साथ आपको जो चीज़ें हैं जो आपने इससे पहले किया, एपीसी सी बाई वाई होती है, एमपीसी जो है वो चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई होती है, एपीएस जो है वो एस बाई वाई होती है, और एमपीएस जो है वो चेंज इन एस बाई चेंज इन वाई होती है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम अगर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स है या आपको फॉर्मूला होने के बाद भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं आपसे, तो मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में आपके कुछ क्वेश्चंस के साथ में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप ये देख पाओगे कि क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को, खास करके कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शंस वाले क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कैसे करते हैं। अपकमिंग वीडियोस में आपको वहां पर डिटेल में दिखेंगे। तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से आपको क्या करने हैं, अंडरस्टैंड करनी है। कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए, और एग्जाम्स के लिए भी 2025 में जो 100% यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते ही हैं। आपको ध्यान से समझने हैं ये चीज़ें कि क्या चीज़ें होती हैं। एंड खासकर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसमें एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस का वैल्यूज
कौन सी किसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से नीचे जाएगी, 1 से नीचे जाएगी, 1 से ऊपर होगा या फिर 0 से ऊपर होंगी। ये आपको वैल्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट कॉमन सा याद रखोगे तो बहुत इजीली आप इसको क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन और ये आपका सेविंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको देखोगे वीडियोस को अच्छे से कि किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं इस पे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में उस कमेंट को मैं क्लैरिफाई कर सकूं, ठीक है ना। और अपकमिंग वीडियोस जो होंगे वो मैं इसके न्यूमेरिकल्स पे करूंगा। इससे अगर जिस बच्चों ने ये पहली वीडियोस देख रहे हैं जिनको नेशनल इनकम वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है, दैट इज द इनकम मैथड, एक्सपेंडिचर मैथड, वैल्यू एडेड मैथड, ठीक है ना, वो मैं वीडियो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना। बाकी अगर इसके अपकमिंग वीडियोस जो होंगे वो आपके इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के होंगे, वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। आपको अगर अपकमिंग वीडियोस नहीं मिल रहे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। एंड वीडियोस को लाइक जरूर कर लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम इसके जो नोट्स है वो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मैं इसके नोट्स को अपलोड कर दूंगा, आप जरूर चेकआउट कर लोगे, वहाँ से एवरीथिंग हैंड रिटन नोट्स हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। मैं इंस्टाग्राम की लिंक भी मेरी यूट्यूब के चैनल पर दी हुई है, आप वहाँ जा करके इंस्टा पे भी आप फॉलो कर लो। सो वहाँ पे भी सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, अकाउंटेंसी के भी आपके इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो 2025 के लिए हैं वो भी मैं कुछ दिनों में ही अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, वहाँ भी फॉलो कर लेना, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, दैट इज द नोटिफिकेशंस है, वो आपको मिलते रहे, ठीक है ना। तब के लिए बाय बाय।